नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद का जो सत्र है उसमें चुनाव सुधारों को लेकर बड़ी चर्चा हुई है, वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई है और राजनीति गर्मा गई। शीतकालीन सत्र में खूब चर्चा हुई है, दमदार तरीके से चर्चा हुई। लेकिन उस चर्चा का क्या नतीजा निकला, क्या चुनाव सुधार पर कोई बात हुई है, क्या कांग्रेस की अपनी ताकत बढ़ाई है उस लड़ाई को लेकर? कांग्रेस की रैली भी दिल्ली में हो रही है, बड़ा सब काम चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे के चुनावों की तैयारी कर रही है, खासतौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बिहार की जीत के बाद। हिंदुस्तान की राजनीति और उत्तर प्रदेश में नए नए भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष भी मिल गए, पंकज चौधरी साहब। तो हिंदुस्तान की राजनीति खासतौर से और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो टकराहट है, ताकत है, कमजोरियां हैं, उनको बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत जमीन से समझने वाले हमारे मित्र हैं शीतल पी सिंह साहब। शीतल जी जो है ना, बहुत बारीकी से और बहुत ईमानदारी से अध्ययन करते हैं, जी तो इसलिए हम उनको तकलीफ देते हैं। वैसे बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको बड़े नेताओं से मुलाकात रहती है। जी तो शीतल साहब का स्वागत है। क्या हो रहा है देश में? देश की दिशा बदल रही है? देखिए, देश में जैसा अभी हम लोग इसके ऑफ द स्क्रीन भी बात कर रहे थे, देश में निश्चित तौर पर जिस एक व्यक्ति की ज्यादा चर्चा होनी चाहिए वो है अमित शाह। जी, और इस समय देश पर अगर प्रैक्टिकल नियंत्रण किसी का है, संस्थाओं पर, कानून कायदे पर, विपक्ष को सेटल करने पर, अपनी पार्टी के विकास के लिए पार्टी में किसको कहाँ लगाया जाए, क्या किया जाए, अनवरत किसी एक आदमी को हम देख रहे हैं कि वो राजनीति में बिल्कुल सिर्फ उपलब्ध है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। तो उसका नाम है अमित शाह। इस देश को अमित शाह चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर कभी उन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी तब वहां पहुंचे हैं, लेकिन अब वो उस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो अमित शाह है। और आप देखिए, उन्होंने काम जैसे उत्तर प्रदेश में किया, अभी पंकज चौधरी जी को स्थापित किया। सब जानते हैं कि क्या उनके रिश्ते हैं योगी जी के साथ। पहले एक ही जिला हुआ करता था, महाराजगंज, जहां से वो कई बार सांसद हुए हैं। 7 बार और सांसद। एक, जी, एक बार एक तेल बनाते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है उस पूर्वांचल में और नेपाल वगैरह में। उससे वो धनी हुए, बड़े आदमी बने, संसद में रहे और अपने समाज में 2-3 जिलों में उनको प्रसिद्ध है इस वजह से भी कि धनी आदमी थे। धनी आदमी लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। जी, लेकिन ये कितना बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें, जहां अभी लोकसभा के चुनाव में अखिलेश के नेतृत्व में और कांग्रेस और अखिलेश के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसका बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री वहीं से लड़ते हैं इसीलिए कि उसका असर जाए। और वहां पर उनकी हार हो चुकी थी। लेकिन ये है अमित शाह कि कांस्टेंट वो एक एक जगह के रहने वाले, वो गुजरात के हैं, उनकी हिंदी भी उस तरह से साफ नहीं है। लेकिन जैसे बिहार में हुआ वैसे ही वो कितनी माइन्यूटली देख रहे हैं कि अखिलेश की ताकत उन्होंने पकड़ ली है। उसकी ताकत जो पीडीए है, पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा समर्थन जो उन्होंने जुटा लिया था अपने लिए, इस बार उसमें पूरी सेंध लगाने के लिए और योगी जी ये भी आप कह सकते हैं कि योगी जी को भी उनकी सीमा में रोके रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। क्योंकि कुर्मी समाज के 6 या 7 सांसद आए हैं सपा से, और सपा सात ने इस कार्ड को बहुत ढंग से खेला था। सात इसलिए भी, सात सपा के हैं, 3 बीजेपी के हैं। जी जी, क्योंकि उस वहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव के बरक्स जो पिछड़ी दूसरी जातियां हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब सदृढ़ समूह जो है कुर्मियों का। फिर ये कुशवाहा, शाक्य और ये जो एक ग्रुप है ये आता है, और इसके बाद ये निषादों का ग्रुप है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे कि बहुत जल्दी साध्वी निरंजन ज्योति, जो निषाद समाज से आती हैं, उनको हम किसी ऐसे पोजीशन में देखेंगे जो बहुत इफेक्टिव और अफर्मेटिव होगी। और केशव प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल, मुझे तो लग रहा है कि कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको न बनाए, क्योंकि उनके दिमाग में उत्तर प्रदेश है। वो और सब जगहों के सब चीजें दिमाग में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उनकी हार हुई थी उसको उनको जीत में 27 में फिर से बदलना है। और उसके लिए वो मतलब विपक्ष उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसा काम वो कर रहे हैं, और वो काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर उन्होंने इन तीनों को जैसी
सरगोशियां हैं, उस तरह से स्थापित कर दिया तीनों समूहों में, और इनको 1-1.5 साल दौड़ाया इसमें अपने अपने समाजों में, तो अखिलेश के प्लेट में जो मीट है उसका एक बड़ा हिस्सा अमित शाह नोच ले जाएंगे। ये राजनीति में मुझे दिख रहा है। ये तो मतलब हुई आप बीजेपी की बात। जी जी, आप समझ रहे हैं कि जो पंकज चौधरी जी हैं वो इतने बड़े नेता हैं कि अ, उनका अखिलेश जी का जवाब हो सकते हैं, या केवल जातीय समीकरण के हिसाब से आप समझ रहे हैं? क्योंकि साध्वी निरंजन नहीं ज्योति नहीं का चल रहा था। नहीं, बड़ा सरल है। और इस मामले में मतलब जो इसके पीछे सांस्कृतिक संगठन है, उसकी सामर्थ्य मैंने बहुत बार बहुत तरह से देखी है। वो सिर्फ एक चीज जाएगी और उस समाज में जाएगी, और बाहर भी नहीं जाएगी, उस समाज में जाएगी। मरमरिंग से वो पहुंचा देंगे अपने ढंग से, और उनके पास बहुत समय है, मीडिया उनके हाथ में है, सोशल मीडिया उनके हाथ में है, साधन उनके हाथ में है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकारें उनके हाथ में है, इंस्टीट्यूशंस उनके साथ हैं, और इन सबका वो प्रयोग करना बहुत ठीक से, बहुत जिद से जानते हैं, और बहुत झील से। तो सब मरमरिंग पहुंच जाएगी कि योगी जी 2 बार चीफ मिनिस्टर रह लिए, अब कुर्मी का नंबर है, पंकज जी को लाए हैं, पंकज जी को शाह जी मानते हैं, मोदी जी मानते हैं। मोदी जी देखिए उनके घर पैदल चल के गए थे। ये कथा वैसे ही गली गली पहुंच चुकी है पहुंच कि पहुंच मोदी गई। जी उनके घर पैदल चल के गए थे। जब उनका हो रहा था उस दिन, आप और हम बैठे थे एबीपी न्यूज में, तो उस समय ये कथा मेरे पास 2 बार 3 बार मैसेज से आई थी कि पंकज जी का नाम ले दीजिए, पंकज बनने वाले। लकीली मैंने निरंजन ज्योति और पंकज पे ही दांव लगाया था, और दांव एक आधा उसमें सही हो गया। जी, लेकिन ये चीज पहले ही पहुंच गई है कि पंकज चौधरी जो है वो मोदी जी के बड़े नजदीक हैं, अमित शाह जी की उंगली हैं। ये सब बातें पहुंच चुकी हैं कार्यकर्ताओं में, और बहुत सरगोशी करने वाले समाज में। तो ये जी, उनके अंदर पहुंच जाएगा पूरे कुर्मी समुदाय में चुनाव से बहुत पहले, कि अगले मुख्यमंत्री कुर्मी उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी होने जा रहे हैं। योगी जी का 2 टर्म हो लिया, अब उनको केंद्र में ले जाया जाएगा। ये बात वो आराम से पहना लेंगे। तो जी। आप उस स्थिति की परिकल्पना कीजिए कि जब ये बात उस समाज में जाएगी, और आप इस मामले में हमसे बहुत ढंग से जानते हैं, तो इस तरह से समाज हमारे देश में कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको बहुत कहने की जरूरत नहीं है। जी। जी, लेकिन सर आप बहुत बारीक बात करते हैं और मैं हूँ अरे मोटी बुद्धि का। अब अरे आप जो बातें कर दी, आप ये जवाब जो है पंकज चौधरी अखिलेश जी के लिए है या योगी जी के लिए है? वो एक तीर से दोनों निशाने सध रहे हैं इस मामले में। तो एक इसी तीर से अखिलेश जी को राजनीतिक अखाड़े में, और योगी जी को जो सांगठनिक अखाड़ा है उसमें चित्त करने के लिए ये दांव है। और ये मुझे बहुत ही मारक दांव लग रहा है भाई। अच्छा, तो फिर अब जो दूसरी पार्टी है अखिलेश जी और कांग्रेस खास तौर से, जी। कांग्रेस की कोई भूमिका देख रहे हैं? पिछले चुनाव में तो कोई भूमिका उनकी नहीं रही थी बड़ी, मतलब लोकसभा चुनाव में फिर भी समाजवादी पार्टी के साथ हो गए, लेकिन विधानसभा में? कांग्रेस की जो भी भूमिका जहां भी होगी, मुझे लगता है कम से कम उत्तर भारत मध्य भारत में अभी उनको कम से कम 3-4 साल और कई पटकनियां लगेंगी। अगर राहुल गांधी तब भी छोड़ के न भागे, जिन चीजों पर वो अपना काम कर रहे हैं, उन चीजों पर काम करते रहते हैं, खड़े रहते हैं मैदान में। क्योंकि आने वाले 4-5 सालों का जो परिदृश्य मुझे दिख रहा है, मैदान लगभग खाली हो जाएगा विपक्ष से। बहुत सारे सत्रप जो हैं सरेंडर कर चुके होंगे अपने अपने स्टाइल से। बहुत सारे कर चुके हैं पहले ही, आप और हम जानते हैं। जो बहुत सारे आधे रास्ते में हैं, ये सब पूरे रास्ते को प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर गांधी परिवार इसके बावजूद खड़ा रहता है अगले 4-5 साल में, और 29 के चुनाव तक सामने रहता है, अपने इश्यूज पे कंसिस्टेंट रहता है, और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कंसिस्टेंट रहता है, तो तब तक उसकी पार्टी नए सिरे से बनना शुरू होगी। क्योंकि अभी जो पुराने लोग हैं, ये इस पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते। ये सिर्फ राहुल गांधी की या इस गांधी परिवार की जो साख है, उसमें से हिस्सा नोचने वाले गीध हैं। इनमें से किसी में कोई सामर्थ्य कहीं नहीं है कुछ करने की। जिनकी जिनकी सामर्थ्य थी, वो अपनी अपनी सामर्थ्य को लेकर तिरुवनंतपुरम हो गए हैं। तो बाकी बाकी और कोई सामर्थ्य किसी के पास ऐसी नहीं है कि कोई किसी राज्य में जादू कर दे या कोई वैसी चीज कर दे। वो अब नहीं है। जो है, जो अब नई पार्टी बन रही है फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में, और उसके पास एक पॉलिटिकल एजेंडा है,
उसके पास एक सोशल एजेंडा भी है और उसके पास एक लड़ाकू लीडर भी है जो गलतियां करता है और अनुभव वगैरह का भी बहुत सारी चीजों का, इसके बावजूद कि वो जमाने से वो भी सांसद हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अभी बहुत सारे वैसे अनुभवों की जरूरत है जो लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। जब वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ट्रेड यूनियन वालों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से जो मिल रहे हैं, यही एक्चुअली एजुकेट करता है। तो ये काम, चूंकि वो उनकी जो पुरानी परिस्थिति थी जिसमें उनकी दादी की हत्या हुई, उनके पिता की हत्या हुई, उनका पूरा बचपन बहुत सुरक्षा में गुजरा और उनका कोई सोशल सर्किल नहीं था और इसलिए वो यहाँ से बार बार बाहर भागते हैं। वो, मेरा ख्याल है उसकी वजह वही है कि उनके पास यहाँ कोई सोशल सर्किल ऐसा नहीं है जिससे वो अपना जो बातें वो करना चाहते हैं उसको उस विश्वास से कर सकें कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। तो जी। वो सब उनकी सर्किल मेरा ख्याल है ओवरसीज है। तो वो वहां उसमें अपने को बीच बीच में रिलैक्स होने जाते हैं, क्योंकि वैसे ही उनकी लाइफ स्टाइल बन गई है और उसमें कोई बहुत चेंज नहीं होगा, चाहे जितनी उसकी आलोचना हम करें, आप करें, ये करें। लेकिन उनकी दो चीजों की कंसिस्टेंसी उन्होंने भी कर ली है, ये उनके गुण को मानना पड़ेगा। एक, आइडियोलॉजिकली उन्होंने सामाजिक न्याय के प्लैंक को खूब पढ़ लिख कर। एक चीज और राहुल गांधी के बारे में, जब हम लोग अमेरिका गए थे तो बहुत सारे कांग्रेसियों ने ही हम लोगों को दाना पानी दिया, तो उनसे बातचीत से बहुत सारी चीजें उनके बारे में सही सही पता चली। और उससे ये है कि वो एक तो पढ़ते लिखते हैं। राहुल गांधी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल या उस परिवार में ये परंपरा है कि वो पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं और पढ़े लिखे लोगों की सोहबत में रहने की कोशिश करते हैं। हार्वर्ड में एक भारतीय मूल के प्रोफेसर, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन मिले हम लोगों को भी, चूंकि वहां बुलाया गया था, बातचीत हुई थी और एक छोटा सा भाषण वाषण देने का भी मौका मिला था। तो उन्होंने मुझे दिखाया, बातचीत हुई जब खाना पीना हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाया। वो राहुल गांधी उनसे रेगुलर टच में है बहुत सारी चीजों के बारे में, रेफरेंसेस लेने के बारे में, इसके उसके बारे में। तो राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल समझ का मामला है, उस मामले में वो दुनिया में बेहतरीन दिमागों के साथ संपर्क में रहते हैं और पढ़ते लिखते हैं गंभीरता से। ठीक है, व्यक्त करने की सबको कला एक जैसी या उतनी काबिल नहीं होती जैसे मोदी जी को है या अन्य कोई बहुत से नेताओं को है, चंद्रशेखर जी को थी, अटल जी को थी, बहुत से लोगों को ये कला होती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से दूसरे लोग होते हैं जिनमें कला नहीं होती लेकिन उनको ज्ञान होता है, वो पढ़ते लिखते हैं और चीज। तो राहुल गांधी उस श्रेणी में है और वो कंसिस्टेंसी उनको हमें मिलेगी तो भविष्य में इस तरह के दो योद्धाओं को हम लोग राजनीति में पाएंगे कि ये लोग उपस्थित हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, आपने जो दो बातें कही राहुल जी को लेकर, एक तो बहुत बड़ी बात आपने कही, यदि वो छोड़ के नहीं भागे, यानी जी कंसिस्टेंसी फैक्टर। जी दूसरी आपने कहा कि यूथ जो फेसेस हैं या नए लोग हैं वो आए कांग्रेस में। जी यहाँ दिल्ली में जो लोग हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो अपना एक नए चेहरों का एक सर्किल बना लिया है। उसे कुछ मित्रों ने, कांग्रेस के मित्रों ने मुझे बताया कि उसका नाम जय जगत कुछ टीम है। तो अच्छा। वो, हाँ, तो वो उसको अब आजकल ये हो गया कि एक राहुल कांग्रेस है और एक और कांग्रेस है। क्या आप इसको इस तरह से देखते हैं कि राहुल गांधी नहीं को नहीं, लेकर? ये तो बिल्कुल साफ है। एक कांग्रेस है जो मर रही है, जो मैंने कहा था पुरानी कांग्रेस जो है, क्योंकि वो इस चैलेंज को जो आज के दौर का है उसको लेने के लिए वो बनी नहीं थी। वो तो सत्ता के लिए, सत्ता जब थी कांग्रेस के पास और अनवरत आती जा रही थी, उसके लाभ लेने वाली एक टोली पैदा हो गई थी और उन लोगों ने लाभ लिए और भारी लाभ लिए। उस दौर का लाभ लेके अब वो लाभार्थी लोग हैं, वो अब श्रमिक नहीं हो सकते और संघर्षों में नहीं जा सकते और कठिनाइयां नहीं झेल सकते जो इस समय के डिस्पेंसेशन ने प्रस्तुत कर दी हैं। जो मोदी शाह ग्रुप ने राजनीति के पूरे कल्चर को ही बदल दिया है और जिस जगह पे पहुंचा दिया है, आर्थिक संसाधनों में बुनियादी फर्क कर दिया है और संस्थाओं के कब्जे में भी बुनियादी फर्क कर दिया है, राजनीतिक सफलताओं का अंबार लगा दिया है, तो सामने इतना बड़ा पहाड़ उन्होंने खड़ा कर दिया है कि इसे, वो पुरानी कांग्रेस तो नहीं लड़ सकती, वो धीरे धीरे झड़ जाएगी। और इसके बाद नई कांग्रेस पैदा तभी होगी कि इनमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, ये चीजों को लेकर लड़ते रहे, जो इन्होंने इशू जनरेट किया है, जिस पे ये रहना चाहते हैं अभी, जिस पर बोल रहे हैं, सामाजिक न्याय वाला मामला, क्योंकि उसमें इनके किए बिना अपने आप समाज में जो अन्याय है उससे समाज खुद भी तो लड़ता है ना। तो जी। वो समाज जो है, अम्बेडकराइट्स हो, ओबीसीज हो, उनमें जो मिडिल क्लास पैदा हो चुका है वो लड़ रहा है।
सारी दुनिया में लड़ रहा है और देश में भी लड़ रहा है अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। तो अगर उसको राहुल गांधी उस पर अडिग रहते हैं तो धीरे धीरे वो अपने रीजनल जो सत्रपों में फंसा हुआ है या लोकल सत्रपों में फंसा हुआ है, अपने अपने जाति के सत्रपों में फंसा हुआ है, इनसे निकलेगा वो सब, वो कांग्रेस की ओर आएगा। वो थोड़ी और देखना उसने शुरू किया है। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस सोशल मीडिया पे आप देखें तो उस तरह के हिस्सों में होना शुरू हुई है, लेकिन अभी वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बदली है। वो काम उसको लेकर थोड़ा राहुल गांधी को अभी और मुझे लगता है कि इस मामले में अभी वो फैसला ही नहीं ले पाए हैं। दिग्विजय सिंह से का मैंने साक्षात्कार किया था पटना में अभी कुछ दिनों पहले, जब वो इनकी रैली वैली हो रही थी। तो फिर थोड़ी आप जानते हैं किसी के साथ बात होती तो ऑफ द रिकॉर्ड फिर ढंग से बात होती, एक आध घंटे बहुत दिनों में मुलाकात हुई थी तो बात भी हुई ढंग से। तो उससे मुझे ये पता लगा कि अभी संगठन को लेके विचार को लेकर राहुल गांधी हम क्लियर हैं, लेकिन संगठन कैसे बनाए, क्या बनाए, क्या उसमें किया जाए, इस सब को लेकर उनके बहुत सारे भ्रम हैं, या यूं कहिए कि ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि उनमें है। तो ये चीजें अभी वो सॉल्व उनको करनी होगी, इसलिए मैंने कहा कि अभी समय लगेगा। अभी तो सफलताएं एक तरफा है और वो सब शाह जी के पाले में है। और वो कहां तक पहुंचती है ये भी हम लोग आने वाले वर्षों में देखेंगे। बाकी तो लोगों को सड़क पे लड़ना है। आज उसकी एक रैली हो ही रही है, आप जानते हैं अपने उसके हिस्से में। यही सब करना पड़ेगा इन लोगों को, लंबे समय तक करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, राहुल बनाम या राहुल वर्सेस शाह मोदी से पहले एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की कांग्रेस को लेकर। राहुल जी बार बार कहते रहे कि जिनको पसंद नहीं है कांग्रेस का ये सिस्टम वो छोड़कर चले जाएं। फिर कभी वो घोड़ों की बात करते हैं कि कौन से बारात के घोड़े हैं, कौन से रेस के घोड़े हैं। उनमें से किसी घोड़े को उन्होंने न तो निकाला न कोई कार्रवाई की। यदि 1969 को याद करूं, क्या आज कांग्रेस में राहुल गांधी को इंदिरा गांधी वाली हिम्मत करने की जरूरत है? यदि जो लोग नहीं छोड़ के जा रहे बारात के घोड़े हैं, या जैसे आपने भी कहा कि वो तो हमेशा कांग्रेस के फायदे के साथ जुड़े रहे, श्रमिक नहीं है, तो एक नई कांग्रेस क्यों नहीं बनाया? जब नाम ही आजकल राहुल कांग्रेस चल रहा है, तो क्या राहुल को ये हिम्मत दिखानी चाहिए? ये उनका काम है यार, हम लोग तो वो जो कुछ कर लेंगे तो उसकी व्याख्या इधर या उधर करेंगे। राहुल जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें उनको ये अड़ंगा है ना, एक्सरसाइज है में ना, खुद ये तो महसूस कर। नजर आता है, ये नजर आता है, ये सामने है। लेकिन अब उसको वो कैसे हल करते हैं ये उनका सरदर्द है। हम लोग तो मीमांसा करने वाले लोग हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो इसकी मीमांसा करेंगे, कर लेंगे तो उसकी मीमांसा करेंगे। लेकिन मैं सलाह देने में कभी किसी पार्टी को इच्छुक नहीं रहता। आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और राहुल हाँ, जिस विश्लेषण करेंगे, उसमें विश्लेषण फंसे, करेंगे। उसमें आप या इसको ऐसे समझे, ऐसी जरूरत आपको लगती है? नहीं, हमें बिल्कुल लगती है कि उन्हें सांगठनिक अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको कठिनाइयां होंगी, ये तो हमें लगता है। लेकिन अब हमसे ज्यादा प्राइवी अपनी पार्टी के बारे में वो है। हम लोग हाँ, बाहरी लोग हैं, हमारी वो ठीक इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कम है। हमारी धारणा सही और गलत दोनों हो सकती है, ज्यादा चांसेस उसके गलत होने के हैं। उसका सही फैसला वही कर सकते हैं, और वो करें फैसला तब हम उस फैसले पे बात करेंगे बात। कि ये फैसला ठीक है कि नहीं। जी। इस फैसले पर एक और बात आपसे मीमांसा के तौर पे समझना चाहता हूँ कि क्या ईमानदारी से राहुल गांधी एक गुड कॉप की भूमिका में बने रहना चाहते हैं? कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक मित्र से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई राहुल जो है गांधी, आज की सरकार कांग्रेस पार्टी में गांधी बनना चाहते हैं, जबकि जरूरत नेहरू की है। अब वो चाहते हैं कि गुड कॉप वाले जो गांधी की भूमिका है उसमें वो रहें, और नेहरू बनकर गाली जिसको खानी है, जो आज तक आप दे रहे हैं, वो कोई और करे। जरूर उनके व्यक्तित्व में अभी एक इस तरह की स्थिरता। अब ये देखिए, चैलेंजेस जब आते हैं तभी आदमी साबित होता है। अभी तक के जो चैलेंजेस हैं उसके हिसाब से मैं उनको अब खारिज नहीं कर सकता, या अब इस समय कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ज्यादा सफलताएं मोदी शाह खेमे में है, लेकिन ये सफलता उनमें भी है कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी जो यूं जा रही थी और उनके सब करने के बावजूद जा रही थी, उसको वहां पे रोका एक जगह पे, और वहां से बाउंस बैक करना शुरू किया। 2024 में उस बाउंस बैक को हमने देखा। अब जाहिर है कि सामने एक बहुत फॉर्मिडेबल शक्ति खड़ी है, जिसने तुरंत 24 की उस चीज से अपने आप को तैयार किया और विधानसभा चुनाव में उस धारा को पलट दिया। अब ये नया चैलेंज है। अब इस चैलेंज का सामना करने फिर राहुल गांधी उतर रहे हैं, ये वाला वोट चोरी वोरी वाला इशू लेके।
अब हम लोग देखेंगे कि इसको लेके वो कहां तक पहुंचते हैं, और क्या वो 24 की सफलता को किसी 29 में या उसके बाद हमें कहीं सफल होते हुए दिखते हैं। ये सब चीजें आने वाले दिनों में हम अनफोल्ड होते हुए देखेंगे। फिलहाल तो दोनों पक्ष हमारे सामने अपने अपने करतब दिखा रहे हैं और हम लोग उसके बारे में एक प्रोग्राम बना रहे हैं। नहीं, आपने वोट चोरी की चर्चा की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये जनता का इश्यू नहीं है, राहुल जी क्यों, भले ही सही भी हो, लेकिन जनता इसको ट्रैक्शन नहीं दे रही, कि बिहार में भी ऐसा ही हुआ। और आप अभी तक उनके जो सहयोगी दल हैं, जो इंडिया ब्लॉक में, वो भी उनके साथ खड़े नहीं दिखाई देते मोटे तौर पे। तो राहुल जी ऐसे विषय में क्यों दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा पार्टी को नहीं मिलने वाला पॉलिटिकली? नहीं नहीं नहीं, अगर जैसा जिस तरह से उन्होंने उस पर काम किया है, अगर वो उस काम को नहीं करेंगे तो वो मृत्यु लोक में वैसे ही पहुंच जाएंगे। अगर जो चीजें उन्होंने बताई हैं, जिस पे वो कंसिस्टेंट हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कई बार ऐसे देखिए उनके सामने या किसी विपक्ष के सामने एक ऑड पोजीशन तो है ही है। इस समय ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको इस मीडिया के रहते हुए, जैसा मीडिया इस समय है और जैसे ही उसकी एक तरफा राय है, और सोशल मीडिया पर इतने बड़े संगठन के कब्जे के रहते, जैसा कि अमित शाह जी एक बार कह चुके हैं कि उनके पास देश में करीब 32 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता कि देश की सारी विपक्षियां पार्टी मिलके 3 लाख भी होगा किसी के पास। तो 10% भी नहीं है सामने। तो वो उन्होंने कहा भी था कि हम जो चाहे वो 5 मिनट के भीतर पूरे देश में पहुंचा सकते हैं। तो वो जो चीजें चाह रहे हैं वो पहुंच रही हैं। उसका सामना करने के लिए अगर वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, तो आप ये बताइए किसी राज्य के किसी सत्रप का, केजरीवाल का कोई मुद्दा है क्या? कोई ममता बनर्जी का कोई मुद्दा है? अखिलेश यादव का कोई मुद्दा है? डीएमके का कोई मुद्दा है? किसी और का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के नाम पे मुद्दा तो एक ही है जो कांग्रेस ने प्रस्तुत किया, कमजोर हो या सहजोर हो। आज वो कमजोर है, कल सहजोर हो सकता है, लेकिन आज वो कमजोर है। लेकिन यही तो एक मुद्दा है। संसद में भी इसी पर बात हुई। ठीक है, सब लोग नहीं साथ थे, लेकिन सब लोगों ने साथ मिलकर एसआईआर पे बात कराई, सरकार को भी मजबूर किया। तो देखिए, मुद्दा तो राहुल गांधी ही पैदा कर रहे हैं। वो मुद्दा कमजोर हो या सहजोर हो, इस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम और किसी और नक्षत्र को तो हम कहीं देख ही नहीं रहे हैं कि जो मुद्दा इनका गलत है तो तुम्हारा कहां सही भाई। जो पूरे लोग इंडिया गठबंधन के हैं, उनकी सबकी काबिलियत भी तो हम साथ साथ देख रहे हैं ना। आपको कहीं केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं? कहीं राष्ट्रीय परिदृश्य में ममता बनर्जी दिख रही हैं? या करुणानिधि के पुत्र स्टालिन कहीं दिख रहे हैं? तो लेफ्ट कहीं है ही नहीं। तो है कौन? मुद्दा तो जो है वो राहुल गांधी के ही पास है, छोटा बड़ा जो भी जिस हालत में है। और उसीलिए आज रैली हो रही रामलीला मैदान में। तो तो हम ये जो, चाहे ना चाहे उस पर चर्चा होगी। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, तो राहुल गांधी को आज भी आप विपक्ष का एक मजबूत नेता के तौर पर या अकेले विपक्ष के नेता के तौर पर मैं देखता हूं। तो क्या वो जो लड़ाई राहुल गांधी की, वो पहले स्टेप पर जो विपक्ष में सारे दल हैं उनसे लड़ने की, उनके ऊपर निकलने की है, या फिर उनको पहले मोदी से लड़ना है? ये देखिए, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। कुछ कुछ चीजें बिन कहे चलेंगी, कुछ चीजें कह के चलेंगी। मोदी शाह से, बीजेपी से, आरएसएस से लड़ाई उनकी ओपन है, ये कही हुई है, घोषित है। और रीजनल पार्टियों को निगलने का उनका काम अघोषित है। तो ये वो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, ठीक उसी तरह से जैसे शाह जी का घोषित कार्यक्रम है अखिलेश को हराना, और अघोषित कार्यक्रम है योगी जी को निपटाना। तो राजनीति में आप और हम जानते हैं कि सब चीजें ऐसे ही चलती हैं। तो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे से आपने कहा कि बाउंस बैक। तो ये जो बाउंस बैक की प्रॉब्लम है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में करारी हार कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के नतीजे से तो बहुत बड़ी हार है वो, उससे बाउंस बैक कर लेती है कि वो तुरंत हरियाणा, महाराष्ट्र और सब जगह जीत जाती है। और आज अभी तो तिरुवनंतपुरम में भले ही छोटी जीत हो, जिसको बीजेपी अभी बड़ा कर रही है बहुत, लेकिन वो जीत गई। तमिलनाडु में भी वो उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं बाउंस बैक कर पा रही? वो बिहार में भी नहीं कर पाती है, वो और जगहों पर भी, हरियाणा जहां जीत भी वो निकल, जीती हुई जो है वो हार में बदल जाती है। तो ये जो बाउंस बैक की जो ताकत है, वो कांग्रेस में क्यों नहीं है? देखिए, वही है। अभी उनकी जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो बहुत बड़ी हैं, साइज से बहुत बड़ी है। कहीं कहीं उन्होंने भी सफलताएं अर्जित की हैं। तेलंगाना उनके हाथ से जा चुका था, बाउंस बैक किया, जी। सत्ता में आ गए, सत्ता में है।
कर्नाटक में उनके अंदर बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि जो पार्टी हारती रहती है उसमें इश्यूज होते ही हैं। नेतृत्व की ताकत कम हो जाती है, उसकी साख कम हो जाती है, रीजनल लोग जो है सर उठाने लगते हैं, डिमांड्स बढ़ जाती हैं, ये सब इश्यूज होते हैं। ये सब इश्यूज उनको झेलने पड़ रहे हैं। और दूसरे, सबसे बड़ी बात है कि जो इस समय सेंटर में डिस्पेंसेशन है वो इतना बड़े साइज का है, लगभग वैसा ही दृश्य है जैसे नेहरू जी के जमाने में विरोध के तौर पर लोहिया वगैरह थे। लेकिन उस विरोध का क्या मतलब था, आप जानते ही हैं कि किस कमजोर हालत में थे। बल्कि नेहरू जी खुद ही पीठ पीठ थपथपा के उन लोगों को संसद में रखते थे कि अपोजिशन रहना चाहिए। इस दौर में तो ये परंपरा भी नहीं है, लेकिन उस दौर में तो ये था कि भाई विपक्ष में है तो इनकी भी पीठ थपथपाते रहे। और हम लोगों ने बहुत समय तक देखा है कि एक सांसद की पार्टी या दो सांसद की पार्टी लेके चंद्रशेखर जी सदन में रहे, और जब उठ के खड़े होते थे तो सब सुनने लगते थे। अटल जी वगैरह तो बहुत स्नेह से मिलते थे, आपस में लोगों में बड़ा अच्छा संबंध था। तो ये सब परंपरा थी पहले। अब तो बहुत दूसरे तरह का चैलेंज है, नेहरू जी के जमाना बदल चुका है। अब तो जमाना है कि सामने एकदम उम्मीद की जाती है और लक्षित किया जाता है कि सामने मैदान खाली हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह की राजनीति की चुनौती में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अभी बहुत जल्दी है। मुझे लगता है ये चीजें जो सोशल चेंज है और इस तरह का पॉलिटिकल चेंज भी, अब ये दौर चलेगा जो इस समय मोदी शाह जी ने क्रिएट किया है। और हम चाहे जितनी तरह से विपक्ष को उसकी योग्यता के बारे में ज्ञान दें, या वो खुद अपने आप में ज्ञान ले, अभी उसे बहुत कड़े दिन से गुजरना है। हाँ, बड़ी कड़ी चुनौतियों का सामना उसके सामने पहाड़ है और वो कुदाल लेके खड़ा है। ये हमें समझना चाहिए। नहीं, लेकिन दशरथ मांझी हमने देखे हैं इस हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दशरथ सिर्फ कोई दशरथ मांझी ही इसमें से रास्ता निकाल पाएगा। अब वो कौन दशरथ मांझी होगा, राहुल गांधी होंगे कि कोई और होगा, ये आने वाले वर्षों में अनफोल्ड होगा। लेकिन आपको लगता है, आखिरी सवाल पूछूं क्योंकि आपको भी बहुत आगे काम है, अरे नहीं, कि राहुल गांधी जो है मोदी और शाह की इस जोड़ी के लिए दशरथ मांझी हो सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक तरीके से? राहुल गांधी में कन्विक्शन है और उस परिवार के पास और कोई चारा नहीं है। इसलिए कि इस देश में अब भी बहुत लोगों की आशा की उम्मीद जो है, चाहे 18-20% ही मानिए, वो इस परिवार में है। हम उस पर परिवारवाद के आरोप लगाएं, जो भी कहें, उनको गलत सही कहें, उनका विदेशी मूल ले आए और भ्रष्टाचार ले आए, अतीत की गलतियां ले आए, नेहरू जी की गलतियां, गांधी जी की, वो सब करते रहे हम। हाँ, लेकिन इस देश में, और ये बात आरएसएस और बीजेपी जानते हैं आइडियोलॉजिकली, इसीलिए वो इतना नेहरू से लड़ रहे हैं, इसीलिए वो इतना इस परिवार से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस परिवार की इस देश में अभी एक 18-20% कमी साख है, है। जम है। 18-20% साख बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो जहां से आए हैं वो 5-7% साख थी। जो शुरू में जब उन्होंने आरएसएस बनाया था और चीजें बढ़ाई थी तो 5-7-10% में ही थे वो। लेकिन वो 10% से आज इस पोजीशन में पहुंच गए। तो वो ऐसी किसी चीज के खतरे को समझ रहे हैं कि ये 18-20% वाली जो चीज है, ये कभी भी फूल के बड़ी हो सकती है। तो इसलिए वो इसको आइडियोलॉजिकली सबसे ज्यादा हैमर भी करते हैं, लड़ते हैं। जैसा मैं एक मतलब हम लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते जैसा इसको देख रहे हैं, तो वो ये लगता है। और ये चीज रहेगी, इसलिए अब हमारी समझ यही है कि इन्हीं दोनों में आमना सामना भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से और बहुत ईमानदारी से ऐसे साफ साफ बात होती है तो मजा आता है, इसलिए आपको परेशानी। नहीं नहीं, आपसे भी तो आनंद आता है बात करने में। तो विजय जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। नमस्कार। नहीं, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे